OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. OLE, that stands for Online Learning with Expert, and I'm here to solve all your queries, your problems, your complications. So, we were studying interference. Interference पैटर्न में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमें फ्रिंजेस मिलती हैं किसी स्क्रीन पे, ब्राइट डार्क, कितनी डिस्टेंस इनके बीच में होती है, यानी फ्रिंज विड्थ क्या होती है, और जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं किस तरह से मिलती हैं हमें, या ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो किस तरह से मिलती हैं, कितनी डिस्टेंस होती है सेंटर से, उनकी हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, फ्रिंज विड्थ जो है, और बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हमने पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम लाइट रे जो जा रही है इसके पाथ में अगर कोई स्लैब रख दें, ये कोई ग्लास की स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस हमें मान लो टी है, तो अब जो लाइट रे यहां से एमिट होगी, क्या उसकी वजह से कुछ पाथ डिफरेंस होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम अब पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हम पढ़ चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। अब उसी में हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन करते हैं, हम एक ग्लास की स्लैब रख देते हैं टी थिकनेस की, ठीक, और दूसरी रे एयर में जाती है, और दोनों रे जहां पे मीट करती हैं सेंटर पे, वहां पे क्या होगा, क्या वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी, या ब्राइट फ्रिंज कहां पे मिलेगी? जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती थी जीरो पे, क्या अब भी वो जीरो पे मिलेगी? ऐसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सेशन पढ़ने से पहले आई विल एडवाइस यू टू गो YDSE, जो हमारा सेशन हुआ था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वो जरूर पढ़ें। टाइप ऑन योर यूट्यूब चैनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट, and you will get everything which is required here to understand this topic. Though I will try कि आप ऐसे ही समझ जाएं, पर अगर आपको और डीप में जाना है और अच्छे से समझना है और आप पहली बार पढ़ रहे हो ये इंटरफियरेंस का पैटर्न, then must go there, right? So let's start without wasting our time. Interference. Interference due to a glass slab of thickness T. राइट, अब इसको देखें कैसे हम करेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट का पहले हम, याद है आपको कैसे बनाते थे? ये एक स्लिट ली, एक ये स्लिट ली, यहाँ पे कोई सोर्स है, इस सोर्स से कोई लाइट रे यहाँ पे गई, एक लाइट रे यहाँ पे गई, ये हमने स्लिट का नाम S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया, ये डिस्टेंस जो है इसको हमने D मान लिया, राइट, ये डिस्टेंस D हो गई, और इसके सेंटर पे यहां पे कोई स्क्रीन एक रखी हुई है, कितनी डिस्टेंस पे? D डिस्टेंस पे, राइट। सेंटर पे ये फ्रिंजेस जाके मिलती हैं, ये लाइट रेज जाके सेंटर पे मिलती हैं, नॉट फ्रिंजेस, ये लाइट रेज सेंटर पे जाके मिलती हैं। पहले जो हमने पढ़ा था, तो हमें यहाँ पे सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, जितना पाथ ये रे ट्रेवल करती है उतना ही पाथ ये रे ट्रेवल करती है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो था वो जीरो था, है ना। जब डेल्टा एक्स जीरो था तो यहाँ पे हमें एक सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। अब एडवांस हम क्या करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे एक स्लैब रख दिए हैं, ठीक, टी थिकनेस की हमने एक स्लैब रख दी यहाँ पे। अब क्या फर्क पड़ेगा? क्या अब पाथ डिफरेंस हो जाएगा? ये समझते हैं।
क्या अब पाथ डिफरेंस होगा? तो ज्योमेट्रिकली तो आप कहोगे कि कहाँ कोई पाथ डिफरेंस है, इक्वल पाथ दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, पर क्या टी टाइम में दोनों इक्वल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये देखना है हमें। इसी को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, मान लो कि एक लाइट रे ए है, पहली लाइट रे, और ये कोई मीडियम है ग्लास का जिससे होके ये पास होती है और यहां निकल जाती है। ठीक, ये जो मीडियम है, ये जो स्लैब है, ठीक, ग्लास स्लैब जो है, इसकी जो थिकनेस है वो टी, ठीक, और इसके अंदर जो लाइट रे की स्पीड है वो वी है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। ठीक, इतनी जानकारी हमें पहले से है कि ये लाइट रे जब इस ग्लास स्लैब जिसकी की थिकनेस टी है उससे पास होती है, एमिट होती है, तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी स्पीड हमें पहले से पता है, राइट। अब यहां मान लीजिए यहां पे लाइट रे टकराई तो ये एक सेकेंडरी सोर्स हो गया, और यहां से ऐसे आगे बढ़ती जाएगी लाइट रे, ठीक, फिर यहां से निकलेगी बाहर। दूसरी रे हमने ले ली एक, ये जो दूसरी रे है इसके लिए भी मीडियम एयर का है, सिंपल वही मीडियम है, ये हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं, फैसिलिटी के लिए, जरूरत नहीं है बनाने की खास, लेकिन फिर भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एयर का मीडियम है, और एयर के मीडियम में लाइट की स्पीड सी होती है, हमें मालूम है, ठीक। थिकनेस इसकी भी टी है, इसकी भी थिकनेस टी है, ठीक, इससे होके गुजरती है एक लाइट रे। अब हमको ये पता करना है कि टी टाइम में ये वाली डिस्टेंस, ये वाली जो रे है वो इस टी थिकनेस को, यानी इस ग्लास स्लैब को पार करने में, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेती है। जो लाइट फर्स्ट लाइट रे है वो इस ग्लास स्लैब को पार करने में, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, ये हमें निकालना है। हमको अगर ये पता चल जाए कि ये कितना टाइम लेगी यहां से यहां पहुंचने में, देखते हैं। टाइम टेकन बाय ray 1 light to cross glass slab। मान लेते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला तो आपको रटा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस टी है ना, इसकी जो थिकनेस है वही डिस्टेंस है, तो इस टी को हम कैपिटल ले लें, चलो कैपिटल ले लेते हैं, इसको कंफ्यूजन ना होता है। अच्छा, डिस्टेंस को हम डी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस डी है, और वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डी ही रखा, इसकी थिकनेस को हमने टी ले लिया, तो थिकनेस है इसको टी ले लिया, और यही डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे टाइम को हमने कैपिटल टी ले लिया। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है टी, और स्पीड v, ठीक। अब एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन v। उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, म्यू मीडियम अगर हम लें तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट v क्या होगी, c अपॉन म्यू, है ना, v इज इक्वल टू c अपॉन म्यू। तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं v की, t अपॉन c अपॉन म्यू, या ये क्या हो जाएगा, t म्यू अपॉन c, राइट। तो इतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, ए डैश से ए से बी तक पहुंचने में, मान लिया, राइट, ए से बी तक पहुंचने में इस लाइट रे को, फर्स्ट लाइट रे को जो टाइम लग रहा है दैट इज म्यू टी अपॉन सी, म्यू टी अपॉन सी। अब इतने टाइम में ये वाली रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, अगर ये भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो दोनों के बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं है,
स्लैब रखने का कोई मतलब नहीं है। समझिए, पहले हमें पता था कि जब स्लैब नहीं थी तो दोनों के बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। टी टाइम में ये जितनी दूर चलेगी उतना ही टी टाइम में ये चली, दोनों के पाथ इक्वल थे और यहाँ पे जो n इज इक्वल टू है वो 0 हो जाता था। n इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि डेल्टा x 0 था, कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। हमें देखना है कि ग्लास स्लैब रखने के बाद क्या कोई पाथ डिफरेंस हो गया। तो हमने इसके लिए क्या किया कि हमने यहाँ पे देखा कि रे 1 जो है वो ग्लास स्लैब से होके पास हो रही है। तो हमने कहा कि ग्लास स्लैब से पास होने में वो कितना टाइम लगाती है। हमें पता चला कि वो म्यू टी अपॉन सी टाइम लगाती है। तो क्या इतने टाइम में ये जो दूसरी रे है ये भी क्या उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी ए डैश से बी डैश तक ही पहुंचेगी? क्यों? क्योंकि दोनों की थिकनेस सेम है। तो अगर ये उतने टाइम में ए डैश बी डैश डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है, देन इट मींस कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है ना? ये समझ में आया ये बात? वेरी क्लियर कि भाई अगर टी टाइम में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक, या फिर हम कहें कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना टाइम लगा म्यू टी अपॉन सी, तो अगर ये डिस्टेंस भी इसी टाइम इंटरवल में पास हो जाती है या पार हो जाती है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी इतना ही टाइम लगता है, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, है ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे 2, राइट, इन इसी टाइम इंटरवल में डेल्टा टी टाइम। अगर ये टी आ जाता है तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसने टी ट्रेवल की है, टी डिस्टेंस ट्रेवल की है डेल्टा टी टाइम में, टी ट्रेवल किया है डिस्टेंस। अगर यहाँ पे भी ये डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम में टी ही आ जाती है तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। अगर नहीं आती है तो कुछ होगा पाथ डिफरेंस, वही हमें देखना है, राइट? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रे 2 इन डेल्टा टी टाइम, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां से देख लो, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। स्पीड क्या है? सी, स्पीड ऑफ लाइट सी है, क्योंकि ये एयर है, मीडियम एयर है, ये ग्लास है, ये ग्लास का मीडियम है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट तो वही रहेगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है थोड़ी कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? सी, और टाइम इसी टाइम इंटरवल में ये दिया हुआ है म्यू टी अपॉन सी डेल्टा टी, म्यू टी अपॉन सी, सी विल बी कैंसिल आउट। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? म्यू टी, यानी म्यू टाइम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टी तो ट्रेवल करेगा ही ट्रेवल करेगा, लेकिन अगर टी मान लो 2 है तो ये म्यू, ये 1 ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो जो दूसरी रे ट्रेवल करेगी वो कितना ट्रेवल करेगी डिस्टेंस? म्यू टी, यानी 2 इंटू म्यू। म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, हमेशा ज्यादा होती 1 से, तो यानी ये इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। इसको मत समझ लेना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। कहने का मतलब है कि अगर ये टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये उतने ही टाइम में म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी इससे ज्यादा। यानी ये यहां जब बी पे पहुंचा तो ये रे यहां पे पहुंच गई, जब यहां पे रे बी पहुंची तो ये रे यहां पे पहुंच गई थी, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो गया। अभी ये यहीं पे है और ये यहां पहुंच गया, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में? ये पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा एक्स का, राइट? दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब अगर सेंटर पे हम देखें तो यहां से जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये जितनी देर में टी ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहां से यहां तक,
ये और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हो सकती है यहाँ पे पहुंच जाए, म्यूटी यहाँ तक हो सकता पहुंच जाए सेंटर पे। तो अब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो गया कि नहीं, ये वाली रे यहीं पे है और ये रे पहुंच गई यहाँ पे, ये ज्यादा पाथ ट्रेवल कर ली और ये कम पाथ ट्रेवल की टी टाइम में, है ना, एक फिक्स टाइम में। तो पाथ डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। और वो पाथ डिफरेंस कितना है, वो पाथ डिफरेंस कितना है, ये डेल्टा एक्स इतना। बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू यू नाउ? है ना। अब अगर ये समझ में आ गया तो मतलब आ गया, हो गया। फिर से एक बार रिपीट करें या आ गया आपको समझ में? बहुत आसान है, सिंपल। पहले वाला केस आपको पता है कि अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये रे और ये रे जितना पाथ सेंटर तक ट्रेवल करती वो इक्वल होता, है ना। तो यानी यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता, और जब पाथ डिफरेंस 0 होता तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती, राइट। फिर हम सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे कि इतनी डिस्टेंस के बाद यहाँ पे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिली, वो भी निकाल लेते हैं, वो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पे हमें ये देखना था कि क्या ग्लास स्लैब रखने के बाद भी पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो हमने ये पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाली रे यहाँ तक पहुंची तब तक ये रे यहाँ तक पहुंच चुकी, मे बी, या यहाँ तक भी पहुंच गई या यहाँ तक पहुंच गई, कहीं पे भी हमने मान लिया यहाँ तक पहुंच गई, तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया तो मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, और अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं होगा तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगी। अब या ब्राइट फ्रिंज अगर यहाँ पे नहीं मिलेगी तो कहाँ पे मिलेगी? इधर मिलेगी या इधर मिलेगी? एनी आइडिया किधर मिलेगी बताओ? अगर हम इधर माने कि यहाँ पे मिलेगी तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कम टाइम लगेगा, रे को यहां से यहां तक पहुंचने में, और यहां से यहां तक पहुंचने में और ज्यादा टाइम लगेगा। अगर इसको हम मान लें कोई पॉइंट Q है तो S1 से Q डिस्टेंस बड़ी है, S2 से Q डिस्टेंस छोटी है, तो एक तो इसको वैसे ही ज्यादा टाइम लग रहा है, और अगर Q भी हम यहाँ पे मानेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा पाथ डिफरेंस होगा। आर यू गेटिंग? और यहां पे अगर हम P पे ले लें कोई पॉइंट तो अब S2 से P तक रे को जाने में ज्यादा टाइम लगेगा और S1 से P तक जाने में कम टाइम लगेगा, है ना। तो हो सकता है कि दोनों एक साथ पहुंच जाएं, हो सकता है कि पाथ डिफरेंस दोनों के बीच 0 हो जाए, ना हो रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि अब ये जब रे यहां से जाएगी P तक, तो इसको S1P डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, और ये S1P डिस्टेंस इस S2P डिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटी है। तो जो टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा था वो टाइम एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कम ही दूर जाना है। तो हो सकता है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाए। इन दिस केस मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाए। तो यानी जो हमारी पहली ब्राइट फ्रिंज थी जो n इज इक्वल टू 0 पे मिलती थी वो अब शिफ्ट हो गई। कितना शिफ्ट हो गई? ये y शिफ्ट हो गई सेंटर से ऊपर की तरफ, सेंटर से y शिफ्ट हो गई, है ना। तो अब अगर हम पाथ डिफरेंस जो पहले था, पहले कितना पाथ डिफरेंस था भाई? ये पाथ डिफरेंस था डेल्टा x, और अब कितना पाथ डिफरेंस है? डेल्टा x। वो हम निकाल लेते हैं, अब कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शिफ्ट हुआ ये, है ना। अगर दोनों को कंपेयर कर दे पार्ट डिफरेंस को तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शिफ्ट हुआ। तो पहले पार्ट डिफरेंस क्या होता था जब ये ग्लास स्लैब नहीं थी? याद है क्या होता था पार्ट डिफरेंस? अगर सेंटर से यहां तक का हम कोई लाइन ड्रा करें, ये पहले वाला केस है, राइट, और ये एंगल थीटा होता था। ठीक, ये एंगल थीटा होता था। इमेजिन कि ग्लास स्लैब अभी नहीं है, ठीक, तब का केस हम डिस्कस कर रहे हैं।
ये थीटा होता था एंगल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला, ठीक, 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। गॉट इट। तो ये थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस S2 के, पॉइंट को अगर हम के मान लें, S2 के अपान डी, ठीक। और S2 के क्या है, यही पाथ डिफरेंस है, ये वाला जो पाथ ट्रेवल कर रही है और ये ट्रेवल कर रही है, इन दोनों के बीच में यही पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एक्स। सो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, ठीक। अब जब सेंटर पे हम लेते थे तो वहां पे डेल्टा एक्स क्या हो जाता था, 0, तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज मिल जाती थी। और जब पहली ब्राइट फ्रिंज लेते थे तो एन लैम्डा होता था, और पहली के लिए एन इज इक्वल टू 1 हो जाता था, तो लैम्डा हो जाता था। लैम्डा वाज, जो लैम्डा होता था वो डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता था, तो साइन थीटा भी बहुत छोटा एंगल हो जाता था। रिमेंबर भाई, डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू 1 यानी पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा हो गया, और लैम्डा अपॉन डी यानी लैम्डा तो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, डी के कंपैरिजन में डी कुछ मिलीमीटर है, बहुत छोटा है, तो ये डी बहुत बड़ा हो गया लैम्डा के कंपैरिजन में, इसलिए साइन थीटा बहुत छोटा एंगल हो गया। और जब साइन थीटा बहुत छोटा एंगल हो गया तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर हो गया, टेन थीटा के बराबर हो गया, है ना। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसमें निकाल लें हम टेन थीटा, ये P, इस पॉइंट को O मान लिया, POC में, इन POC, टेन थीटा इज इक्वल टू Y अपॉन डी, Y अपॉन डी, राइट। ये पहले से हमें मालूम है। अभी का केस क्या है, अभी जो हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो अभी हमें ये पता चला कि जब ग्लास स्लैब है, ठीक, ये ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस T है, तो ये यहां तक पहुंचती है रे डेल्टा T टाइम में, और जब एयर है और इसकी भी स्लैब की थिकनेस T है तो ये यहां तक पहुंच जाती है रे, ठीक। और ये पाथ डिफरेंस है, ये म्यू टी टाइम चल जाता है और ये सिर्फ टी टाइम चल पाता है। बी तक पहुंचने के लिए ये बी पे पहुंचता है तो टी टाइम लगाता है ना, टी थिकनेस क्रॉस करने में डेल्टा टी टाइम लगाता है, जबकि ये टी थिकनेस, ये ज्यादा बड़ी लग रही है क्या, छोटी कर लो, ये टी थिकनेस क्रॉस करने में म्यू टी टाइम लगाता है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस दिस माइनस जो ये है पूरी, इसमें से हम इतनी घटा दें, है ना, ये डिस्टेंस से इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस घटा दें तो हमें ये पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। तो पाथ डिफरेंस के लिए हम डेल्टा एक्स यूज करते हैं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू टी माइनस टी, ये म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1, ये पाथ डिफरेंस हो गया जब हमने स्लैब रख दी। और पहले पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, यहां पे पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह पे टेन थीटा हमने रख दिया, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी टेन थीटा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी की जगह पे क्या रखते हैं, डी की जगह पे तो डी रहेगा, टेन थीटा की जगह पे क्या रखते हैं, वाई अपॉन डी, वाई अपॉन डी, राइट। और इधर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट डिफरेंस टी म्यू माइनस 1, है ना, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई अब क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी इंटू डी अपॉन डी। अब ये y क्या है? शिफ्ट। y जो है यहां पे ये इतना सेंटर से शिफ्ट हो गया, यानी पहली ब्राइट फ्रिंज अब हमें कहां पे मिल रही है? P पे। और P कितना आगे है? शिफ्ट कितना हुआ है अपवर्ड्स? y। सो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज will be received at distance y from center। यहां पे डेल्टा x 0 होगा, यहां पे कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। तो पार्ट डिफरेंस नहीं होगा तो n इज इक्वल टू ये n लैम्डा 0 के लिए 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जब 0 होगा पार्ट डिफरेंस तो पहली ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। पहली ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है ये n लैम्डा 0 के लिए, जब पार्ट डिफरेंस 0 है तो लैम्डा ये 0 हो गया, तो 0 यहाँ पे हो रहा है डेल्टा x, तो यहाँ पे पहली ब्राइट फ्रिंज हमें मिल गई। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज वी विल गेट हियर। y डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, पहली यहां पे मिली। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां पे मिलेगी बताओ? लॉजिक लगाओ, लॉजिक। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां पे मिलेगी? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। अब देखो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज पहले कहां पे मिलती थी? याद करो, पहले सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां पे मिलती थी? किस डिस्टेंस पे? डी लैम्डा अपॉन डी पे, है ना। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां पे मिलती थी? डी लैम्डा अपॉन डी पे, डी लैम्डा अपॉन डी। अब इतना शिफ्ट होगी ये डिस्टेंस, तो ये इसमें हम और जोड़ दें, प्लस म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। ये पहली ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इससे लिखते हैं हम ब्राइट फ्रिंज को B1, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहां पे मिल जाएगी। सॉरी, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट तो 0 पे मिलेगी ना, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज यहां पे मिल जाएगी। डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन लैम्डा। इसी तरह से थर्ड ब्राइट फ्रिंज 2d लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी। इस तरह से n ब्राइट फ्रिंज कहां पे मिलेगी? Bn इज इक्वल टू n डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी। राइट, ये हो जाएगी ब्राइट फ्रिंज का केस। अब डार्क फ्रिंज का केस क्या होगा? Have you any idea about dark fringe? देखते हैं डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा। So this was about bright fringes. What about dark fringes? तो डार्क फ्रिंजेस पहले क्या मिलती थी? जब ये स्लैब, जो ग्लास की स्लैब हमने रखी है, अगर ये नहीं होती थी तब डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे मिलती थी? याद है आपको? तो पहली डार्क फ्रिंज के लिए हम लिख लेते हैं पहली डार्क फ्रिंज D1 कहां पे मिलती थी? लैम्डा बाई 2, डी लैम्डा बाई 2 पे मिलती थी। ये मिलती थी डी लैम्डा बाई डी पे, और वो मिलती थी डी लैम्डा बाई 2d पे, है ना। सेकेंड डार्क फ्रिंज कहां पे मिलती थी? डी लैम्डा 3d लैम्डा बाई 2d। इस तरह से मिलती जाती थी 1/2, 3/2, 5/2, इस तरह से। अब जो मिलेगी उसमें ये ऐड हो जाएगा, प्लस म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। अब पहली डार्क फ्रिंज यहां पे मिलेगी, दूसरी डार्क फ्रिंज यहां पे मिलेगी, म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी।
एन डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिलेगी, nth डार्क फ्रिंज n d लैम्डा बाई 2d प्लस म्यू माइनस 1 t d बाई t। तो ये डार्क फ्रिंजेस हो जाएंगी। फ्रिंज विड्थ क्या होगी वो भी देखते हैं, चाहे ब्राइट फ्रिंज की बात करें या डार्क फ्रिंज की बात करें, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, अब यहां पे अगर हम पहली जो जीरो पे हमें डार्क फ्रिंज मिली थी, पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिली थी, ये तो सेकंड है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें जीरो पे मिली थी, यहाँ पे जो शिफ्ट हो गई थी, यहाँ पे स्लैब रखने के बाद पहली ब्राइट फ्रिंज जो यहाँ पे मिलती थी वो अब शिफ्ट होके यहाँ पे मिली थी। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज ये मिली थी डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी। थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलेगी, 2 डी लैम्डा अपॉन डी प्लस दिस वन। अब अगर हम थर्ड ब्राइट फ्रिंज से सेकेंड ब्राइट फ्रिंज को घटाएं तो हमें फ्रिंज विड्थ पता चल जाएगी। भाई फ्रिंज ऐसे मिल रही है हमें, ये पहली ब्राइट फ्रिंज मिली, ठीक, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो हमें ब्राइट फ्रिंज पता करनी है, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट फ्रिंज। तो फ्रिंज विड्थ पता करने के लिए हम क्या करें, इससे इसको घटा दें तो ये डार्क वाले की फ्रिंज विड्थ पता चल जाएगी, और इस डार्क वाले से हम इस डार्क वाली की घटा दें तो ये हमें ब्राइट फ्रिंज पता चल जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ पता करने के लिए हम दो के बीच का ये डिस्टेंस घटा देते हैं, तो दूसरी ये है, तीसरी क्या होगी 2d लैम्डा अपॉन डी, थर्ड से हम सेकेंड वाली को घटा देते हैं 2d लैम्डा अपॉन डी प्लस दिस प्लस म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी ये थर्ड है, माइनस सेकेंड, सेकेंड क्या है डी लैम्डा अपॉन डी, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस जब ओपन करेंगे तो माइनस म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 2d लैम्डा अपॉन डी माइनस डी लैम्डा अपॉन डी, 2d लैम्डा अपॉन डी माइनस डी लैम्डा अपॉन डी। तो फ्रिंज विड्थ क्या मिलेगी, डी लैम्डा अपॉन डी, ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगी बीटा। यही डार्क में भी होगी और यही ब्राइट में भी होगी, ब्राइट की फ्रिंज विड्थ उतनी ही आएगी और डार्क की भी फ्रिंज विड्थ उतनी ही आएगी जितनी पहले के केसेस में होती थी जब हम स्लैब नहीं रखते थे, राइट। स्लैब रखने से क्या फर्क आया, स्लैब रखने से सिर्फ ये फर्क आया कि जो सेंटर पे हमें पहली ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी वो अब सेंटर पे ना मिलके उसी डायरेक्शन में मिलेगी जिस डायरेक्शन में स्लैब रखेंगे। अगर स्लैब यहां पे रख देते हम तो फिर हमें नीचे की तरफ मिलता, पहला ब्राइट फ्रिंज नीचे की तरफ मिलता। पहले ब्राइट फ्रिंज की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, जो पहली ब्राइट फ्रिंज होगी वहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा, n इज इक्वल टू 0 के लिए हम निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस साइड में भी हम ग्लास स्लैब रखेंगे उस साइड में शिफ्ट हो जाएगी सेंटर ब्राइट फ्रिंज, सेंटर के लिए जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, राइट। कंडीशन थी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, सेंटर पे मिलता था हमें। तो ये है फर्क जो हमें वो मिला जब हमने ग्लास की स्लैब रख दी, है ना। तो इंटरफियरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास स्लैब, ये हमने डिस्कशन किया इस पूरे सेशन में। तो होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, आपको पसंद आने से ज्यादा समझ में आया होगा कि क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए ग्रेट टाइम।